चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया। तो इस विधेयक के उद्देश्य भारत के खनिज क्षेत्र को मजबूत करना, महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना तथा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के साथ तालमेल सुनिश्चित करना है। इससे वैश्विक व्यवधानों से निपटा जा सकेगा और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। मुख्य संशोधनों पर एक नजर डालते हैं तो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदलकर NMEDT कर दिया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अपतटीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण को शामिल करना है। NMEDT को वित्त पोषित करने के लिए खनन पट्टाधारकों द्वारा देय रॉयल्टी को 2% से बढ़ाकर 3% किया जाएगा। मिनरल एक्सचेंज की स्थापना, तो ये खनिजों, कंसंट्रेट और धातु सहित संसाधित स्वरूपों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे। इन एक्सचेंजों का लक्ष्य मूल्य निर्धारण के लिए पारदर्शी और सक्षम बाजार बनाना है। महत्वपूर्ण खनिज के लिए खनन को प्रोत्साहित करना, तो ये विधेयक मौजूदा खनन पट्टों में नए खनिजों को शामिल करना सरल बनाता है। 7वीं अनुसूची या प्रथम अनुसूची के भाग डी में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण खनिजों को यदि मौजूदा पट्टे में शामिल किया जाता है तो इसके लिए किसी अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाएगा। खनन पट्टा क्षेत्रों के एक बार विस्तार की अनुमति, तो यह गहराई में मौजूद खनिजों के लिए 10% तक, समग्र लाइसेंस के लिए 30% तक बढ़ाया जा सकेगा। कैप्टिव माइन से बिक्री की सीमा हटाना, तो कैप्टिव माइन से खनिज बिक्री पर 50% की सीमा हटा दी गई है। कैप्टिव माइंस किसी कंपनी के स्वामित्व वाली खदान होती है जिसका परिचालन कंपनी अपने स्वयं के उपयोग के लिए करती है। राज्य सरकारें पुराने खनिज के ढेर यानी ओल्ड मिनरल्स डंप्स की बिक्री की अनुमति भी दे सकेगी। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए गए। तो राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक भारत में विविध खेल प्रशासकों को विनियमित करने के लिए लाया गया है। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश की डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा निर्धारित अधिक परिचालनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करना है। राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं तो राष्ट्रीय खेल शासन निकायों की स्थापना, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यह भारत में ओलंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासन निकाय है। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यह पैरालंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासन निकाय है। अन्य निकाय तो राष्ट्रीय खेल संघ, क्षेत्रीय खेल संघ आदि। राष्ट्रीय खेल बोर्ड, तो इसके किसी भी खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल शासन निकाय के रूप में मान्यता देने का अधिकार होगा। NSB के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय खेल अधिकरण, तो इसका कार्य खेल संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना होगा। अधिकरण के दायरे में आने वाले मामलों पर सिविल कोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। चुनावों की निगरानी, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल शासन निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए निर्वाचन अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल गठित करेगी। केंद्र सरकार की शक्तियां, तो यदि किसी खेल के प्रचार के लिए लोकहित में आवश्यक हो तो केंद्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय निकाय या उसके सहयोगियों को विधेयक के किसी भी प्रावधान से छूट दे सकती है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी यानी संशोधन विधेयक 2025 की मुख्य विशेषताएं, तो अपील पैनल का गठन, केंद्र सरकार को एक अपील पैनल गठित करने का अधिकार दिया गया है। यह पैनल अनुशासनात्मक पैनल के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों की सुनवाई करेगा। परिचालन संबंधी स्वतंत्रता में वृद्धि, यह विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को उनके निर्णयों में स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 के प्रावधानों को वैश्व डोपिंग रोधी संहिता के अनुरूप बनाया गया है। विश्व डोपिंग रोधी संहिता के भी प्रावधान जो अनुसूची में निर्धारित हैं भारत में कानून के रूप में लागू होंगे। फिर नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से डिजिटल परिदृश्य में CCI की उभरती भूमिका पर रिपोर्ट जारी की गई। तो ये रिपोर्ट वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने जारी की है। इसमें बताया गया है कि मौजूदा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 डिजिटल बाजार की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 में डिजिटल बाजार की जटिलताओं को हल करने के लिए कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे डील वैल्यू थ्रेशोल्ड, सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म आदि। CCI ने हाल ही में डिजिटल मार्केट्स डिवीजन का भी गठन किया है। प्रमुख मुद्दे, तो कुछ प्रमुख कंपनियां सेल्फ प्रेफरेंसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग और टाइंग बंडलिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। इससे नवाचार बाधित होता है। विनियामकीय सीमाएं, तो संस्थागत क्षमता, CCI के पास पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है और तकनीकी विशेषज्ञता जैसे AI की भी कमी है। प्रवर्तन की प्रभावशीलता, तो CCI द्वारा लगाए गए कुल
20,350.46 करोड़ के जुर्मानों में से 18,512.28 करोड़ की राशि को अपीलीय अदालतों ने या तो रोक दिया है या खारिज कर दिया है। डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक संबंधी चिंताएं, तो इसमें व्यापक सीमाएं, प्रतिवाद के रूप में किसी दावे आदि का खंडन करने हेतु तंत्र का अभाव तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के साथ टकराव की संभावना है। एमएसएमई संबंधी सुभेद्यता, तो 2000 करोड़ रुपए का डीबीटी अनियंत्रित एमएसएमई अधिग्रहण को लेकर चिंता उत्पन्न करता है। रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें, तो प्रवर्तन एवं डिजिटल विधेयक, मुकदमेबाजी में देरी को कम करने के लिए मजबूती कानूनी रक्षा और 25% प्री डिपॉजिट प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। एमएसएमईज को संरक्षण प्रदान करना, तो एमएसएमईज के लिए डीबीटी की समीक्षा की जानी चाहिए और प्रेडेटरी प्राइसिंग पर जांच बढ़ाई जानी चाहिए। सक्रिय दृष्टिकोण, तो एआई जैसी प्रौद्योगिकियों पर बाजार आधारित अधिक अध्ययन किए जाने चाहिए। साथ ही उपभोक्ता कल्याण को डेटा संबंधी निष्ठा से जोड़ते हुए उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नीतिगत फ्रेमवर्क, तो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को लागू किया जाना चाहिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के विषय में देखते हैं, तो इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में स्थापित किया गया था। हालांकि इसने 2009 में पूरी तरह से काम करना शुरू किया था। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और 6 सदस्यीय कार्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। किसी भी कानूनी प्राधिकरण द्वारा भेजे गए संदर्भ या विषय पर प्रतिस्पर्धा से संबंधित राय देना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किए। अपने एक स्वतः संज्ञान मामले में कोर्ट ने निर्देश दिया कि तात्कालिक रूप से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए, कुत्तों के लिए शेल्टर तैयार किए जाएं, एक हेल्पलाइन शुरू की जाए, आसानी से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए तथा जो लोग इन निर्देशों के पालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या, तो 2019 की पशुधन गणना के अनुसार भारत में लगभग 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। कुत्ते रेबीज बीमारी के मुख्य वाहक हैं। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और वैक्सीन से रोकी जा सकती है। विश्व में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में से 36% मौतें भारत में होती हैं। भारत में आवारा कुत्तों से संबंधित कानूनी और न्यायिक प्रावधान, तो पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023, ये नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य बंध्याकरण के जरिए आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना और टीकाकरण के माध्यम से रेबीज के फैलाव को रोकना है। न्यायिक निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू वाद 2014 में निर्णय दिया था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 जानवरों को भी प्राप्त है। पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल बनाम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों, यहाँ तक कि परेशान करने वाले कुत्तों को भी मारने पर रोक लगा दी थी। संविधान अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत नगरपालिकाओं का कर्तव्य है कि वे आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करें। अनुच्छेद 51 ए के तहत नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने में चुनौतियां, तो पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव, विशेष रूप से पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों और प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की कमी है। टीकों की कम उपलब्धता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की कम उपलब्धता। नैतिक मुद्दे जैसे पशु कल्याण और जन मानव सुरक्षा के बीच टकराव। निष्कर्ष, आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने के लिए संतुलित तरीका अपनाना जरूरी है। इसमें बड़े पैमाने पर बंध्याकरण और टीकाकरण, विशेष शेल्टर एवं सुविधाओं का निर्माण और कुत्तों के साथ संबंधों को नए तरीके से परिभाषित करना जैसे सर्विस डॉग्स का उपयोग शामिल हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पेशल वोस्ट्रो रूपी अकाउंट्स खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया। तो आरबीआई ने बैंकों के लिए SVRAS खोलने की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को हटा दिया है। इससे रुपया आधारित व्यापारिक लेन देन में तेजी आएगी और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट्स, तो वोस्ट्रो खाते घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते हैं जो घरेलू मुद्रा में खोले जाते हैं। उदाहरण, यदि कोई अमेरिकी बैंक एक भारतीय बैंक में भारतीय रुपये में खाता रखता है तो यह SBI को वोस्ट्रो खाता कहलाएगा। नोस्ट्रो अकाउंट, तो यह घरेलू बैंक का विदेशी बैंक में उस विदेश की मुद्रा में खोला गया खाता होता है। मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, तो यह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश का राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग उसकी सीमाओं से बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त और एक आरक्षित मुद्रा के रूप में किया जाता है। मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ, तो कम विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता, बाहरी आर्थिक जोखिमों से निपटने के लिए परिवर्तनीय मुद्राओं की अधिक जरूरत नहीं रह जाएगी। वित्तीय बाजार का विकास, तो अधिक वित्तीय साधनों की उपलब्धता से घरेलू वित्तीय बाजार का विस्तार और गहराई बढ़ती है। आर्थिक स्वायत्तता, तो सरकारें अपने घाटे को विदेशी मुद्रा में ऋण की बजाय अपनी मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण जारी करके पूरा कर सकती है। विनिमय
दर जोखिम में कमी, तो निर्यातक और आयातक अपने अपने देश की मुद्रा में बिलिंग एवं लेन देन कर सकते हैं। इससे मुद्रा के मूल्य में होते हुए उतार चढ़ाव का असर कम होगा। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए अन्य कदम, तो भारतीय भुगतान अवसंरचना यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। मसाला बॉन्ड जैसे रुपया मूल्यवर्ग वाले बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। आरबीआई ने संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौते किए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, लोकसभा ने कराधान कानून विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 पारित किए। इन नए विधेयकों का उद्देश्य आयकर कानूनों का समेकन, सरलीकरण व संशोधन करना है। साथ ही आयकर अधिनियम 1961 को समाप्त करना है। आयकर विधेयक 2025 तो उद्देश्य है इसका 1961 के अधिनियम में पिछले 60 सालों में हुए कई संशोधनों के कारण यह जटिल और बोझिल हो गया है। इससे प्रशासनिक दक्षता कम हो गई है। आयकर विधेयक 2025 इस आयकर कानून को सरल और आधुनिक बनाने का प्रयास करता है। मुख्य प्रावधान, तो अब कंपनियों को भी कटौती का लाभ मिलेगा। फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी कटौती का लाभ परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। न्यूनतम वैकल्पिक कर और वैकल्पिक न्यूनतम कर, इन्हें 2 अलग अलग उपखंडों में बांटा गया है। एएमटी केवल उन गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होगा जो कटौती का दावा करती हैं। केवल पूंजीगत लाभ से आय वाली सीमित देयता भागीदारियां अगर किसी कटौती का दावा नहीं करती तो एएमटी से मुक्त रहेंगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था को समर्थन, तो जब उन पेशेवरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड अनिवार्य कर दिया गया है जिनकी प्राप्तियां 50 करोड़ से अधिक हैं। कर संबंधी प्रावधानों की भाषा को सरल बनाया गया, तो प्रावधान आसान भाषा में लिखे गए हैं और क्रॉस रेफरेंसिंग बेहतर की गई है। अपडेटेड परिभाषाएं जैसे पूंजीगत परिसंपत्ति, सूक्ष्म और लघु उद्यम, लाभकारी स्वामी आदि की परिभाषाओं को अपडेट किया गया है। कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025, तो संशोधन आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 में बदलाव। उद्देश्य है नई परिस्थितियों के अनुसार आयकर में छूट और लाभ प्रदान करना। मुख्य सुधार, एकीकृत पेंशन योजना, नई पेंशन योजना के लाभों के अनुसार कर छूट दी जाएगी। विदेशी निवेश राहत, तो सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और उसकी सहायक कंपनियां को प्रत्यक्ष कर राहत। सर्च केस, तो ब्लॉक असेसमेंट प्रक्रिया में लंबित आकलन, पुनः आकलन के निपटान को सरल बनाना। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।